स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे ज्वालामुखी उद्गार के विषय में। एक ऐसा रहस्य जो बिल्कुल अजूबा है, जिसे जानकर आपको बहुत खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि क्या ऐसी ऐसी भी क्रियाएं हमारे पृथ्वी पे इस दुनिया में घटित होते रहती है। चलिए आज हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे, पूरी विवरण के साथ कैसे उत्पत्ति होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ निकलते हैं, ये सभी चीज़ के विषय में जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए पृथ्वी के विषय में। जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, उसके विषय में सबसे पहले जानिए, क्योंकि ज्वालामुखी जानने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी के विषय में जानना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। एक जो फर्स्ट भाग होता है जिसे सियाल कहा जाता है, SiAl, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा हम लोगों का जो भाग है वह है सीमा, जिसमें सिलिकॉन और तप्त गर्म अवस्था में मैग्नीशियम यानी मैग्मा पदार्थ भरा होता है। यह तरल अवस्था में होता है। ठीक उसके अंदर, जिसको हम लोग नीफे बोलते हैं, यह जो छोटा सा भाग देख रहे हैं यह नीफे है, जिसमें निकल और फेरम यानी इसमें धात्विक पदार्थों का, भारी लौह धातु पदार्थों का इसमें ज़्यादा मात्रा में समावेश होता है, जिसके कारण यह काफ़ी भार युक्त होता है। तो चलिए हमें जानना है ज्वालामुखी के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सबसे आसान तरीका से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, आप लोग खाना बनाए भी होंगे। चावल बनाते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग पात्र में चावल रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को पृथ्वी मान ले रहे हैं, उस पात्र को पृथ्वी मान ले रहे हैं। और जब उसमें हम लोग हीट करते हैं, उसको उष्मा देते हैं, उसमें गर्मी देते हैं, तो पानी वाला जो भाग होता है, जो उसमें पानी होता है, वह वाष्प के रूप में बनने लगता है। और चावल भी हम लोग उसमें डाल देते हैं, तो चावल को हम लोग पृथ्वी का नीफे मान ले रहे हैं, यानी अधिक भार वाला, वह नीचे की ओर बैठ जाता है। तो पानी जो हम लोगों का है वह हम लोगों का पृथ्वी का मध्य भाग हो गया, जिसको हम लोग सिलिकॉन और मैग्मा मान ले रहे हैं। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जब अधिक मात्रा में गैस जब जमा हो जाता है, उसमें जल वाष्प उस पात्र में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो वह जो पात्र से ढका गया रहता है, ऊपर जो ढक्कन होता है उसके चारों तरफ, उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। और जैसे ही उसे कोई कमजोर, जहाँ पे कम मात्रा में रॉ मटेरियल्स डाले गए होंगे उस ढक्कन में, वहाँ से यह प्रेस करके उसे ऊपर की ओर उठा देगा और पूरा भाप बाहर की ओर आ जाएगा। यहाँ तक कि आपका हाथ भी उसके आसपास, उसके संपर्क में आएगा तो जल सकता है, यानी इतना गर्म होता है। तो ठीक सेम क्रिया यहाँ भी होती है। बिल्कुल ये समझने के लिए आसान फैक्ट है, ये आसान तरीका है। तो हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम लोग किसी बर्तन में रख के पानी को उबालना शुरू करते हैं, तो उसमें वाष्प बन जाता है और वह किसी बर्तन को ऊपर की ओर उठा देता है। तो ये जो सियाल क्षेत्र है, यह पृथ्वी का एक ढक्कन जैसा है। और ठीक यहाँ पे सीमा क्षेत्र से मैग्मा पदार्थ जब अधिक मात्रा में उसमें गैसीय प्रभाव बढ़ जाता है, तो वह बाहर की ओर निकलता है। वह बाहर की ओर निकलने के लिए इसके चारों तरफ घूमता है, और जहाँ भी कम संरचना मिलेगी वहाँ ये इसे तोड़कर बाहर निकल जाएगा। जैसे ये तीर चिन्ह, ये एरो मार्क, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ से ये तोड़कर यहाँ उत्पत्ति हुई है, वाष्प की, भाप की, गर्म मैग्मा पदार्थों का निर्माण होना शुरू हुआ है। यहाँ गैसीय प्रभाव बढ़ा है गर्म गैसों का, और इसी मार्ग से होते हुए ये सबसे पहले अपने क्षेत्र को तोड़ती है। उसके बाद में ये पृथ्वी के सियाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी जिसको हम लोग पृथ्वी का ढक्कन बोल सकते हैं उसे। तो इसे भी आती है और यहाँ भी चारों तरफ भ्रमण करना शुरू कर देती है, ये चारों तरफ घूमेगी। लेकिन जहाँ भी कमजोर संरचना, कमजोर बनावट प्राप्त होगा, वहाँ ये इसे तोड़ देगी और तोड़कर बाहर की ओर निकल जाती है।
तो एक तो मार्ग बन जाता है। यहां से अब मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, ये दिखे। तो ये जो भाग है, ये यहाँ व्हाइट भाग जो देख रहे हैं, अब यहाँ से गर्म मैग्मा, सिलिकॉन, राख, लावा, तरल पदार्थ जो होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में बाहर आएंगे। तो ये जब बाहर आते हैं तो ये एक पाइप का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। ये ज्वालामुखी का एक ऐसा केंद्र होता है या एक ऐसा मार्ग होता है जहां से पूरा तरल पदार्थ, तप्त मैग्मा बाहर की ओर चला आता है। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग इसको देख रहे हैं। अब ये बाहर की ओर दृष्टिगोचर हो चुका है, ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ बाहर हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रिया होगी। तो ये बाहर निकला हुआ है, इसमें कार्बन, लावा पदार्थ, मैग्मा यानी मैग्नीशियम, सिलिकॉन अधिक मात्रा में निकले हुए हैं। अब ये निकलेंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि जब हम लोग किसी भी चीज में ऊपर की ओर जाना शुरू करेंगे तो अधिक जब कोई भी पदार्थ आवश्यकता से ज्यादा होगा तो वह चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है। ये चारों तरफ फैल रहा है और ये फैलते फैलते एक शंकु का आकार बना देता है। ठीक ये शंकु ज्वालामुखी पाइप के दोनों किनारे पे होते हैं। चलिए, ये ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो गया। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसमें सिलिकॉन की यानी सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो ये कम दूर में फैलने की बजाय ज्यादा दूर में फैलेगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी इस सभी पदार्थ में तो ये उसे जल्द जमने नहीं देगा, ये उसे दूर तक फैला देगा, जिससे ज्वालामुखी मैदान का निर्माण होता है। और यहाँ मैं साफ कर दूं कि जब वह सूखता है, उसका जो सिलिकॉन या बैसाल्ट की चट्टान जिसे हम लोग बोलते हैं, जो भी बैसाल्ट पदार्थ हैं जब ठंडा होती हैं तो वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है। यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, इन सभी चीज़ों की खेती की जाती है। तो ठीक इस प्रकार से अगर सिलिकॉन की मात्रा कम होगी तो ये ज्वालामुखी पहाड़ का रूप ले लेते हैं, जिसे वोल्केनो हिल बोलते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग समझ रहे हैं ये जो छिद्र होते हैं इसे दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक इसको ज्वालामुखी छिद्र और दूसरा ज्वालामुखी क्रेटर यानी मुख। अब देखिए, ये चीज तो आप लोग समझ लिए कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हुआ। अब इसे हम लोग इसकी सक्रियता के आधार पर, इसकी एक्टिविटी के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप जानिए कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एक्टिव वोल्केनो होता है जिसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी जिसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। तो चलिए, अब हम लोग इसके विषय में जान रहे हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होते रहते हैं, जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाने वाला एक पीना ट्यूब ज्वालामुखी जो फिलीपीन में है, और यह भूमध्य सागर में हमेशा एक्टिव रहता है, वहाँ की पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा एक्टिव रहता है, जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके कारण वहाँ पर आने जाने वाले जो भी जलयान होते हैं, व्यापारिक नौकाएं होती हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल इजी तरीके से भी गमन कर जाते हैं। तो ये रहा एक फायदा। दूसरा है प्रसुप्त जिसे बोला जाता है। ये ना शांति होते हैं और ना ही सक्रिय होते हैं, ये ना एक्टिव होते हैं और ना ही एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं। इन दोनों की कंडीशन होती है, इनकी कंडीशन होती है कि ये कभी कभार अचानक कभी ऐसा हुआ कि इसमें से ज्वालामुखी का उद्गार देखा गया हो। 5, 10, 20, 50, 100 कभी भी इस कितनी भी वर्ष में एक बार कभी भी इसमें से उद्गार हो गया तो इसे हम लोग प्रसुप्त कहते हैं, यानी न ये एक्टिव होते हैं और न ही एक्सटिंक्ट होते हैं। चलिए, तो अब है जैसे पोपा, एक पोपा ज्वालामुखी का नाम है जो म्यांमार में पाया जाता है।
यह एक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें से कभी कभी लावा पदार्थ, मैग्मा पदार्थ बाहर निकलते रहता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों का शांत ज्वालामुखी का है। ये ज्वालामुखी का ऐसा प्रकार है जो एक बार उत्पन्न हुआ और फिर लंबे समय के लिए बंद हो गया, फिर उसमें से कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा। चलिए, जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुए आज से बहुत समय पहले। वहां पे करोड़ों वर्ष पहले वहां पे किसी ना किसी कंडीशन में ज्वालामुखी उद्गार जरूर हुआ होगा, नहीं तो वहां काली मिट्टी नहीं प्राप्त होती। और यही सबसे बड़ा कारण है देवबंद। सबसे आज तक यानी सबसे बड़ा अगर दुनिया का जो शांत ज्वालामुखी का नाम अगर आए तो देवबंद, जो ईरान में पाया जाता है, जो ईरान में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये हम लोग समझ रहे हैं ज्वालामुखी के विषय में। ध्यान दीजिए, अब इसके दो भाग होते हैं, इसके मुख के भी। एक होता है ज्वालामुखी छिद्र और दूसरा होता है ज्वालामुखी क्रेटर। अब ये क्रेटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये क्रेटर जब कभी भी मान लीजिए कि यहाँ पे किसी कारणवश ये वाला भाग समाप्त हो गया, चलिए ये वाला भाग समाप्त अगर हो गया तो यहाँ पे एक ऐसी संरचना बनती है जिसको क्रेटर कहा जाता है। वोल्केनो क्रेटर यानी ज्वालामुखी का मुख।